अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद तोहिर। पाकिस्तानी सियासत की जिस तरह कोई और छोर नहीं है, इसी तरह पाकिस्तानी अदलिया भी इन दिनों पाकिस्तानी सियासत की रस्साकशी के शिकार हो गई है। पाकिस्तान में अशराफिया का जो खेल जारी है, उस खेल ने एक एक करके तमाम इदारों की इज्जत और नामूस को ख़तरे में डाल दिया है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि हमने मुख्तलिफ ताजिरों को पाकिस्तान के सबसे अहम और हसास तरीन मनसब पर फाइज यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हुए देखा था। उस मुलाकात में ये यकीन दिलाया गया था कि पाकिस्तान के माशी हालात इतने बुरे नहीं हैं और वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान की मईशत पर मंडलाते हुए ख़तरात को कम करना चाहते थे और उसको कम ज़ाहिर करके दिखाना चाहते थे, और ताजिर इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे, बिजनेसमैन इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने ये मुलाकात रचाई थी ताकि आर्मी चीफ उन्हें ये यकीन दिला सके कि पाकिस्तान बहुत जल्द IMF के साथ एक मुआहिदा कर लेगा और ये ख़तरात जो आप देख रहे हैं ये टल जाएंगे। चुनांचा आर्मी चीफ के यकीन दिलाने के बाद ताजिरों ने ये यकीन कर लिया कि बहुत जल्द IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा, मगर आपने देखा कि ऐसा नहीं हो सका। असल में एक हमवार माशरे में, और वो माशरे जो बतदरीज तरक्की की राह पर गामजन होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ इदारों की इज़्ज़त को बना कर रखा जाता है। मुख्तलिफ बड़े मनासिब पर फाइज शख्सियात के अल्फाज बहुत नाप तोल कर इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका वक़ार बहुत ही ज़्यादा बरकरार रखा जाता है। ये इसलिए होता है ताकि अवाम का इदारों पर, अवाम का रियासत पर, अवाम का मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ शख्सियात पर एतबार बरकरार रहे। मगर PMLN जिस तरह का एक माजी रखती है और उसमें वो मुख्तलिफ इदारों के एतबार और वक़ार से खेलती आई है, इसी तरह इस मामले में भी हुआ। आर्मी चीफ के यकीन दिलाने के बावजूद, जिसमें ये यकीन भी शामिल था कि बहुत जल्द पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान को इमदाद की फरहमी का अमल मुमकिन बनाएंगे और यूँ IMF की एक बुनियादी शर्त पूरी हो जाएगी, ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सका। आज हम जिस हालत में हैं उसमें पाकिस्तान एक तरफ से सियासी, माशी और सिक्योरिटी के बहरानों से दो चार है और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हमारा सर पे आ गया है। आर्मी चीफ के यकीन दिलाने के बावजूद हमने ये देखा कि काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद IMF की डील मुमकिन नहीं हो सकी और शराइत दर शराइत का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। इस बीच हमने कुछ ऐसे मशकूक मामलात भी देखे कि गोया IMF हमें कुछ ऐसे मामलात में कसना चाहता है, कुछ ऐसे मामलात में बांधना चाहता है जिसका ताल्लुक़ हमारे दिफाई और स्ट्रेटेजिक मामलात से है। अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत इससे इनकार करती है, लेकिन पसे पर्दा मुख्तलिफ हलकों में ये बहस जारी है और इस हवाले से अंदेशे सरगोशियों में ज़ाहिर हो रहे हैं। गोया आर्मी चीफ के सबसे बड़े मनसब से यकीन दहानी के बावजूद हम इत्तेहादी ममालिक से ताउन हासिल नहीं कर सके और अभी तक IMF की डील परवान नहीं चढ़ पाई है। अब ज़ाहिर है, इसको एक मिसरे में अगर तबसरा करना चाहें तो यह है कि चश्मे यज़दा में फ़रिश्तों की रही क्या आबरू। हमें अपने मनासिब और इतने बड़े ओहदों को इस किस्म के छोटे मामलात में सर्फ नहीं करना चाहिए। यही मामला अदलिया के महाज पर है। हम आम तौर पर कहते हैं कि अदलिया के जजेस स्कूल के बच्चे नहीं होते, वो हालात का फ़हम रखते हैं और वक्त के बहाव में बहते हुए मामलात और मसाइल पर निगाह रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हालिया चंद दिनों में अदालत में जो मामला चल रहे हैं और आईन के बुनियादी मुतालबे के तहत दो सूबों के जो इंतखाबात हमारे सरों पर हैं, वो इंतहाई मशकूक हालात से दो चार है और मुक़्तदर अशराफिया की रस्साकशी में ये आईन का मुतालबा पाँव तले कुचला जा रहा है। अफसोसनाक अमर ये है कि इस मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई हकीकी आईनी मुतालबे की रूह के तहत बात की जाती है तो इसे एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ की आरजू की तकमील करार दिया जाता है। हमें इमरान खान से क्या लेना देना और हमें PTI की हार और जीत से क्या मतलब। पाकिस्तान के अंदर कोई आईन की सरबुलंदी का अगर कोई ख्वाब देखता है तो वो इस नुक्ते नज़र से नहीं देखता कि इसका फ़ायदा किसकी झोली में गिरेगा और इसका नुकसान किसकी गोद में गिरेगा। सबसे अफसोसनाक मामला ये है
کہ یہ معاملہ تو عدلیہ کے ججز کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ جو آئین انہیں اس سب سے بلند ترین منصب پر بٹھا کر خود اپنا شہرے بنا کر پیش کرتا ہے، جس آئین کی آبرو کے وہ محافظ ہیں اور جس آئین کے تقاضوں کی تشریح وہ طاقت اور جبر کے باوجود کرتے ہیں، کیا انہیں اسکول کے بچوں کی طرح لڑتے ہوئے پاکستان کے موجودہ مسائل میں اضافہ کرنا چاہیے یا اس میں کمی لانی چاہیے؟ کیا انہیں پاکستان کے موجودہ حالات میں راستہ دکھانا چاہیے یا اس راستے کو مزید دھندلا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور عدلیہ کے ایک حصے کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے نے آئین کے آرٹیکل 184 کی سب کلوز 3 کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات پر ایک حد بندی عائد کر دی تھی۔ آج اس فیصلے کی روشنی میں جسٹس امین الدین نے اس لارجر بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی جو کچھ درخواستوں کی بنیاد پر پاکستان کے اندر انتخابات کے معاملے کی سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس امین الدین کے لارجر بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا اور آج پورا دن مختلف قسم کی چمگوئیوں اور افواہوں کی نظر ہوا۔ مختلف لوگ یہ سوچتے رہے کہ کیا لارجر بینچ کے ٹوٹنے کے بعد اب نیا بینچ تشکیل پا سکے گا یا نہیں۔ لارجر بینچ ٹوٹنے کے بعد یہی معزز جج صاحبان صرف جسٹس امین الدین صاحب کی علیحدگی کے بعد سماعت کریں گے یا ایک فل کورٹ بینچ نیا تشکیل پائے گا؟ اس قسم کے مختلف خیالات آج پورا دن گردش کرتے رہے، لیکن شام ڈھلے سپریم کورٹ کے عملے نے کم از کم اس ابہام کو دور کر دیا اور یہ بتایا کہ کل ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ نیا بینچ کون سا ہوگا، مگر کل ایک بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ گویا اس حد تک تو اب ہم واضح ہیں کہ کل ایک بینچ، خواہ وہ نیا ہو یا وہ یہی بینچ ہو، مگر اس میں سے جو ہے وہ جسٹس امین الدین صاحب علیحدہ ہو چکے ہوں، اس مقدمے کی سماعت ضرور کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ کل آیا تھا، جسٹس امین الدین صاحب آج اس سے علیحدہ ہوئے، لیکن جو فیصلہ کل آیا تھا وہ 15 مارچ کو لکھا گیا تھا۔ 15 مارچ کو لکھے گئے اس فیصلے کو 15 روز تک التوا میں رکھا گیا اور عین اس وقت یہ فیصلہ سامنے آیا جب سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا کہ آئین کی یہ بنیادی تقاضے کے مطابق انتخابات کب ہونے ہیں۔ جسٹس امین الدین صاحب کے علیحدہ ہو جانے کے بعد آج جو سب سے اہم تبصرہ ہم نے سنا وہ اعتزاز احسن صاحب کا تھا، جو وکلا تحریک کے ہر اول دستے کا حصہ تھے اور اس کے قائدین میں شامل تھے۔ اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ کا نام لے کر یہ کہا کہ اب ہمیں اس سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور پھر انہوں نے جیسے کسی مرحوم کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ، جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یا جو موجودہ ججز ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی ساری امیدیں ترک کر دی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی ان امیدوں کے ٹوٹنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک عام آدمی کی سطح پر سپریم کورٹ سے وابستہ امیدوں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے انتہائی معزز ججز صاحبان اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں، چوکوں چوراہوں پر، گلیوں محلوں میں اور گھروں میں، مختلف قسم کے ڈرائنگ روموں میں کیا گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں معاشی، سیاسی، اس حوالے سے لوگ اشرافیہ کے حوالے سے کس قسم کے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ ان حالات کی تپش معزز ججز صاحبان تک ابھی تک پہنچی ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی ذاتی لڑائیوں میں پاکستان کے بنیادی معاملات کو ہدف بنا رہے ہیں اور اسے اپنی لڑائیوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے آج ایک تبصرہ اور بھی کیا۔ چونکہ ہم خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کے روادار نہیں ہیں اور نہ ہی اس کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو اعتزاز احسن صاحب کے اپنے ہی الفاظ بتانا پسند کروں گا۔ اعتزاز صاحب نے یہ کہا کہ آج کے دن جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں موجود ججز صاحبان کے ماتھوں پر یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کون کس کی جانب ہے۔ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کون نواز شریف کا حامی ہے اور کون نہیں۔ گویا وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ججز سیاسی طور پر بڑھ گئے ہیں،
जजेस के सियासी रुझानात आश्कार हो चुके हैं, जजेस के सियासी तासुबात बिल्कुल अया हो चुके हैं। एक रोज़ पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने इसी जुडिशरी के हवाले से कुछ लोगों के ख्यालात पर हमला किया था। मरियम नवाज़ ने बराह रास्त चीफ जस्टिस को मुखातिब किया था और चीफ जस्टिस को हदफ बनाया था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम आपने देखा होगा कि कभी इस तरह अदालतों को और मौजूद जजेस साहिबान को हदफ मलामत बनाया जाता हो। अफसोसनाक अमर यह है कि इस पर अब तौहीन अदालत की कार्रवाई भी एक सियासी तासुब के खाते में आएगी, लिहाजा ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो रही है। हर तरफ से अपनी अपनी मर्ज़ी की बोलियां बोली जा रही है, नक्कार खाना एक लगा हुआ है, हर एक की अपनी आवाज़ें तूती है और हर कोई अपनी अपनी सदा लगा रहा है। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हो रही है वो अदलिया की साख है, वो इदारों की साख है, वो जजेस हजरात पर आम साइल के एतमाद का मामला है। बदकिस्मती से हमारे कुछ जजेस हीरो बनने के शौक में कुछ ऐसे इक़दाम कर गुजरे हैं कि जो अगले दिनों में अदलिया की राह में रोड़े अटकाएंगे और उनके पाँव में कांटे बिछा कर रख देंगे। अफसोसनाक अमर यह है कि वो ये भी नहीं जानते कि इन सब चीज़ों की ज़द खुद उनके दामन पर भी पड़ने वाली है और ये छींटे उनके उजले दामन पर भी पड़ने वाले हैं। अब हम एतजाज़ हसन के ही अल्फाज को उधार लें, मुस्तआल लें और उन अल्फाज की रोशनी में आज ही कार्रवाई पर तबसरा करना चाहें, यानी जो एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि जजेस के माथे पर ये लिखा हुआ है कि कौन किसका हामी है और कौन किसका मुखालिफ, तो हम बासानी ये कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ के हामी जजेस ने लार्जर बेंच को तोड़ दिया। ये अल्फाज एतजाज़ हसन साहब के तबसरे की रोशनी में आप बासानी तश्कील दे सकते हैं। इस ज़िम्न में आप ये आखिरी पहलू भी अपने जहन में रखें कि ऐसा नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कल के फ़ैसले और जस्टिस अमीनुद्दीन के आज के फ़ैसले के बाद लार्जर बेंच टूट गया और बस यही एक कार्रवाई है। आज एक और काम हुआ है और वो ये कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो एक नज़र सानी रेफरेंस दायर था वो वापस ले लिया है। यूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की शख्सियत जो कुछ इल्ज़ामात के नरखे में थी और उस हवाले से कुछ फ़ैसले आए थे और उस पर एक नज़र सानी अपील दायर थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने वापस ले ली है और इस सिलसिले में एक ख़त सदर मुमलिकत को लिख भी दिया है। अब इन मामलात में एक ऑर्गेनिक रिलेशन आपको नज़र आता है, एक नामियाती ताल्लुक़ नज़र आता है। मैं ज़ाती तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दाखिल हुआ था उसका मुखालिफ रहा हूँ और मेरी राय ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से दरअसल कुछ ख़तरात के पेश नज़र महदूद करने के लिए और उनकी शख्सियत को एक दबाव में रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया था। इस मामले में इमरान साहब की हुकूमत भी उतनी ज़िम्मेदार नहीं थी। ये खेल दरअसल उस वक्त के वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब के साथ कुछ मख़सूस लोगों ने खेला था। वो क़ुव्वतें जो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रही थी, उसकी मुखालफत ख़ुद PTI के अंदरूनी हलकों में मौजूद थी और उन दिनों भी ये बात बार बार बतकरार बसद इसरार हमने कही, लिखी और बोली है। अब भी हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा ख़्याल है कि दरअसल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की शख्सियत के हवाले से जो एक माहौल बनाया गया था कि वो एक बोल्ड फ़ैसले लेने की शख्सियत रखते हैं या वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं जो बाद में इस्टेब्लिशमेंट के लिए दुश्वारियाँ पैदा करें, उस रास्ते को बंद करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आज भी हमारी ये राय है कि आइन के 184 की सब क्लॉज़ 3 के तहत चीफ जस्टिस के जिस इख्तियार को महदूद किया जा रहा है उसका असर या उसकी ज़द चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर नहीं पड़ेगी। उसका सबब यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपनी रिटायरमेंट की उम्र के पर पहुंच गए हैं और वो दरअसल अदलिया के रुखसती दरवाजे पर खड़े हैं। हमारे नए आने वाले चीफ जस्टिस यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और 2 सीनियर जजेस के रहमो करम पर वो अब खुद अपने ही फैसले की रोशनी में होंगे और अपने ही उठाए हुए इक़दामात का बोझ वो अपने अगले दौर में उठाएंगे। बदकिस्मती ये है कि इस सारे खेल को खेलते हुए, अदलिया की इन ज़ाती लड़ाइयों को लड़ते हुए, जजेस की इस तकसीम के अंदर जजेस के आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए अदलिया में जो फूट पड़ी है और इसका असर पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात और मंजरनामे पर पड़ रहा है वो सब नाकाबिले तलाफ़ी होगा।
اور یہ حالات آئندہ دنوں میں مزید خطرناک ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آج ہم نہ رکیں تو ہمارا پستی کا یہ سفر اور تیز رفتار ہو جائے گا۔ ہمارا اداروں پر عدم اعتماد کا یہ جو معاملہ ہے یہ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ ہر روز ہمارے ادارے اپنی ساکھ کھوتے جا رہے ہیں۔ ہر دیکھتی آنکھ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی رسہ کشی کا یہ کھیل آئندہ دنوں میں مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی رسہ کشی کا یہ کھیل اداروں کے اعتبار کو ختم کر رہا ہے، اور اس پورے کھیل میں جو چیز سب سے زیادہ نظر انداز ہو رہی ہے وہ عوام کے مسائل ہیں۔ حکومت کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری عوام کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ اس افراتفری میں اور اس رسہ کشی میں اپنے مقاصد اور اپنے سیاسی اہداف میں جٹی ہوئی ہیں، اور ان کا واحد ہدف یہ ہے کہ کس طرح انتخابی عمل کو ٹالنے کے لیے عدلیہ کی اس لڑائی کا پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔